पाकिस्तान की लीडिंग इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैस मैन्युफैक्चरर कंपनी गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये ब्लू चिप कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करके खुद अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीपल रिटर्न्स देते हुए एक ब्लू चिप कंपनी बनने जा रही है। क्या ये सच है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में GCIL के सिंबल से जाना जाने वाला ये स्टॉक एनर्जी प्रोसेसिंग सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है। अभी सिर्फ कुछ दिन पहले ही OGDC के साथ, जो कि पाकिस्तान की बिगेस्ट ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी है, उसके साथ GCIL का एग्रीमेंट, आखिर उसका कितना इम्पैक्ट आएगा? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जनवरी 2025 में होने वाला एक और एग्रीमेंट, जिस पर इस कंपनी ने अपने आप को काफी ज्यादा शो करवाया था, जो कि इसका एग्रीमेंट हुआ था अगेन OGDC और मारी के साथ। उस एग्रीमेंट का इस टाइम पर क्या सिचुएशन बन रही है और कहां तक ये एग्रीमेंट पहुंचा है, इस कंपनी को कितना फायदा हो सकता है, और जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है उसका क्या फायदा होगा, और इस कंपनी को क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं, आप सब A to Z जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चंग शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। तो आज हम गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको इसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल के साथ इसका फ्यूचर जो एस्पेक्ट है वो भी आपको पता चलेगा। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मजीद खुद को प्रमोट करके अच्छी वीडियोस क्रिएट करें। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डेली की न्यूज एंड अपडेट्स अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारा सेकंड चैनल हाफिज मोहम्मद शुएब यूट्यूब चैनल विजिट करके उसको सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको डेली बेसिस की वीडियो आती है। डेली बेसिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या न्यूज एंड क्या क्या अपडेट्स आई, और स्टॉक एक्सचेंज पे क्या इम्पैक्ट हुआ किस चीज का, और स्टॉक एक्सचेंज पर क्या चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 2015 में बनी और 2017 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई, और यही कंपनी गनी ग्लोबल ग्रुप का एक पार्ट है। गनी ग्लोबल ग्रुप की इस फ्लैगशिप कंपनी के पाकिस्तान में 5 स्टेट ऑफ द आर्ट एयर प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें 3 प्लांट्स तो आपको लाहौर कसूर में नजर आएंगे, एंड इसके साथ ही एक प्लांट इसका हत्ता में मौजूद है, एंड एक प्लांट कराची पोर्ट कासिम पर मौजूद है, जो कि अपने अपने रीजन्स की जो भी डिमांड है उसको पूरा करते हैं। जो कि लाहौर में मौजूद 3 प्लांट्स, ये तीनों अपने इंडस्ट्रियल जोन को कंट्रोल करते हैं। सेम ऐसे ही KPK में हत्तार का इंडस्ट्रियल जोन, हत्तार प्लांट उसको ओवरऑल कंट्रोल करता है, एंड इसके साथ ही पोर्ट कासिम वो कराची में जो मौजूद है, वो भी अपने ही तमाम इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं और उन्हीं को अपने कस्टमर्स बनाए बैठे हैं। और अभी की कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कंपनी अपनी 60 to 65% कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन पर चल रही है, और इसकी कैपेसिटी बेसिकली मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर्स पर एनम के अकॉर्डिंग है। GCIL की बेसिकली 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं, जिनसे ये अपना टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये 3 मेन प्रोडक्ट्स की टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन और इनकी ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ सेल आउट होती हैं, ये आप जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो GCIL की सबसे जो बड़ी मेन प्रोडक्ट है वो है इसकी लिक्विड मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, जिसकी टोटल रेवेन्यू में अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो 55 to 60% की टोटल रेवेन्यू में इसी एक प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन है। ये प्रोडक्ट कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू इंजन है। अब अगर इसकी बात करें, तो ये हेल्थ केयर सेक्टर, जो कि हॉस्पिटल्स को अपनी मेडिकल ग्रेड जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ ही स्टील शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज को भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है इनकी तरफ से। और बात सिर्फ यहीं पर नहीं, जब इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ते हैं, जिस तरह के अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इनकी जो डिमांड है वो तकरीबन डबल हो जाती है। और इसके साथ ही अगर हम इसकी सेकंड प्रोडक्ट की बात करें, तो सेकंड प्रोडक्ट में आती है लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन की जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो है 25% to 30%। अगर नाइट्रोजन के इस्तेमाल जो है उसको यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन में, केमिकल प्रोसेसिंग में, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग ऑपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है, एंड बाजू का फार्मास्यूटिकल में भी इसको यूज किया जाता है। इनके बेसिकली मेन बल्क कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं, जो कि इस कंपनी को काफी ज्यादा रेवेन्यू और स्टेबल रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। इसके साथ ही अगर इसकी तीसरी मेन प्रोडक्ट की बात करें, जो कि इसकी तीसरी मेन प्रोडक्ट है लिक्विड आर्गोन। अब इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन 10 to 15% है टोटल रेवेन्यू में। लेकिन यहाँ पर आपको एक और इम्पैक्ट बताऊं,
कि इसी जो लिक्विड आर्गन है, इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसमें। आर्गन एक प्रीमियम क्वालिटी गैस है जो स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग और हाई एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की जाती है। इसके मार्जिन जो बाकी इनके दोनों प्रोडक्ट्स हैं उससे काफी हाई हैं। तो इनका ये मेन 3 प्रोडक्ट्स को लेते हुए इनका मेन बिजनेस ही यही है कि ये इन 3 जो गैसेस हैं, हवा से गैसेस लेकर इनको लिक्विड में कन्वर्ट करके फुली प्यूरिफाइड गैसेस बनाकर अपने कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं। तो ये कंपनी अपने सेक्टर में तो मौजूद है, क्या इसका कोई कंपटीटर भी मौजूद है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसका कंपटीटर एक मौजूद है जो कि बिल्कुल इसके नेक टू नेक चल रहा है। अब इसका दूसरा जो मेजर कंपटीटर और मेन कंपटीटर है वो एक ही है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे वो भी लिस्टेड है, पकोक्सी के सिंबल के साथ, पाक ऑक्सीजन लिमिटेड। जी बिल्कुल, ये पाक ऑक्सीजन लिमिटेड जो कंपनी है, इसका भी अगर मार्केट शेयर की बात करें और जीसीआईएल के मार्केट शेयर की बात करें, तो दोनों का मार्केट शेयर तकरीबन 38 से 40% का है। एक आधा परसेंट किसी कंपनी के ऊपर हो जाता है, देन दूसरी कंपनी के ऊपर आ जाता है। तो ये तकरीबन सेम मार्केट शेयर के साथ ये दोनों कंपनीज चल रही हैं। अगर बाकी कंपटीशन की बात करें तो बाकी कंपटीटर आपको लोकल कंपटीशन मिलेगा जो कि इन दोनों कंपनीज को ऐसा कोई हिट करने वाले नहीं। अगर हम इसके मेजर कंपटीटर की बात करें तो ये पाकिस्तान ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड ही है। लेकिन इस टाइम पर चूंकि हम जीसीआईएल को कवर कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल सिचुएशन देखें, पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के इस टाइम पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनमें 2 मेजर प्रोजेक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे और उनका इम्पैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो गनी केमिकल इंडस्ट्रीज काफी बेहतर फ्यूचर में परफॉर्म कर सकती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड। लेकिन ये बात सिर्फ अभी तक है कि अभी तक पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के ऐसे कोई एग्रीमेंट्स नहीं है। अगर वो भी कंपनीज के साथ, ब्लू चिप कंपनीज के साथ अगर एग्रीमेंट कर पाती है, देन उसका भी आपको फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ सकता है। लेकिन उसकी अपडेट भी आपको हमारे चैनल पर ही मिलेंगी, तो जल्दी से हमारे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप, जिसमें आपको ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स मिलते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं और एक ही ग्रुप में तमाम फैसिलिटीज चाहते हैं, तो आप हमें इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आता कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप बी1 बिलियनर टीम की एफवीआर, टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, सीडीसी अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट, कोई भी फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर आता कर सकते हैं, जिसमें आपको हेल्प आउट किया जाएगा और प्रॉपर आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स जानना लाजमी है जो कि इसके कोई भी कंपटीटर आकर खड़ा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, इसका जो एक ही कंपटीटर है पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड, वो ही रह सकता है, लेकिन कोई लोकली रातों रात बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसका सबसे पहला मेजर पॉइंट है कि इसके प्लांट को, जो एयर सेपरेशन यूनिट है, उनके प्लांट को लगाने के लिए अरबों रुपए दरकार होते हैं, कि उनके प्लांट काफी एक्सपेंसिव लगते हैं और बहुत ज्यादा मशीनरी रिक्वायर होती है उन प्लांट्स को लगाने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हाई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए होते हैं, जो कि आम नॉर्मली कभी भी किसी को नहीं मिलती। तो मीन सिंपल लफ्जों में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए होती है इसके कंपटीटर बनने के लिए, ऐसी कंपनी को बनाने के लिए। तो अब सेकंड पॉइंट है जियोग्राफिकल एज। अब जिस तरह आप देखें, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो 5 मेन प्लांट्स हैं, वो अपने अपने इंडस्ट्रियल जोन्स को हिट करते हैं। लेकिन जिस तरह आपने देखा है कि सीमेंट ट्रेवल नहीं कर सकता, सीमेंट ट्रेवल करता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन से भी कई ज्यादा गुना हो सकती है अगर आप एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस तक लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्लीट है, उसकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हो जाती है। सेम यही सिचुएशन इनको भी फेस करनी पड़ती है इसी प्रोडक्ट्स को। तो ये प्रोडक्ट ये इन्होंने इसी तरह अपने प्लांट्स डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल जोन है डिफरेंट प्रोविंसेस में लगाए हैं, ताकि ये अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सके और अपनी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उनको कम से कम कर सके। क्योंकि यही गैस एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस तक लेकर जाना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। अगर आप लेकर जाते भी हैं तो आपको इतनी ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगी कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई भी लोकली कोई कंपटीटर आ ही नहीं सकता जो कि इनको बीट कर सके। तो इसी बिना पर गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड थोड़े से एज पर भी आती है। अब तीसरा मेन एज जो कि जीसीआईएल को हासिल है, जो कि ये पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड से भी हासिल है इसको, कि इसीलिए ये एक मेजर प्लेयर बन सकता है कि इनकी एक्सपेंशन काफी ज्यादा चली है। इनके मेगा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स इस टाइम पर आ चुके हैं। अगर पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड भी अपने कोई एक्सपेंशन नहीं करती, वो भी अगर मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लाती, तो ये जीसीआईएल के मुकाबले में काफी पीछे रह सकती है। जो कि ये गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत जल्द ऑपरेशनल होने वाले हैं। अब आते हैं उन 2 सवाल पर कि जीसीआईएल के जो 2 बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं, आखिर वो एग्रीमेंट किस हद तक ठीक हो चुके हैं, किस हद तक इनकी में इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और कहां तक आखिर इनका इम्पैक्ट इनके फाइनेंशियल रिजल्ट पर, इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पर आ सकता है। सबसे पहला जो एग्रीमेंट था वो जनवरी 2025 में हुआ, जिसके साथ कोलैबोरेशन में जीसीआईएल के साथ मारी एनर्जीज और ओजीडीसीएल मौजूद थे।
अब ये जो एग्रीमेंट है ये बेसिकली मेवंत X1 ब्लॉक जो कि कोहलू बलूचिस्तान में है उस पर हुआ था, जो कि ये 3 MMSCFD जो गैस है, जो रॉ गैस है, उसको सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि ये GCIL अपनी गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को वहां पर लॉन्च कर रही है, जिससे इनकी जो मेजर प्रोडक्ट्स आएंगी वो फ्यूल और LNG गैस की प्रोडक्ट्स आएंगे। इसका स्टेटस अभी फुली ऑपरेशनल नहीं है, अभी इस टाइम पर ये इन प्रोग्रेस है कि इनका जो एग्रीमेंट है वो तो हो चुका था, अभी इनके जो टोटल एफिशिएंसी प्लांट्स हैं और जो टोटल काम है वो अभी चल रहा है। अभी उनके प्लांट पर काम चल रहा है, बिल्कुल टोटल ऑपरेशनल नहीं हुआ और इवन कंपनी को वहां से टोटल रेवेन्यू भी जनरेट होना स्टार्ट अभी नहीं हुआ। अब यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है इसके कंप्लीट होने की दिसंबर 2026 तक की एक्सपेक्टेशन है कि तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा और 2027 का जो पहला क्वार्टर होगा, जनवरी टू मार्च, उसमें जो टोटल रेवेन्यू में इसकी कंट्रीब्यूशन देखी जा सकती है। और इसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए GCIL ने 1.8 बिलियन के राइट शेयर्स भी इशू किए थे जनवरी 2026 के प्रोजेक्ट के साथ ही। तो उस राइट शेयर से इशू होने वाले तमाम पैसे को वहां पर कंपनी यूटिलाइज कर रही है, अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो अगर इस टोटल प्रोजेक्ट की बात करें, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड 3.5 बिलियन रुपीस के रेवेन्यू में इनकी कंट्रीब्यूशन होगी सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट की वजह से, जो कि इस टाइम अगर इसके टोटल रेवेन्यू को देखें तकरीबन 8 बिलियन के आसपास इनका टोटल रेवेन्यू 2026 में एक्सपेक्टेड है, जो कि 8 से 8.5 बिलियन हो सकता है। अब यही 3.5 बिलियन रुपीस की जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, आप समझ सकते हैं कि ये तकरीबन 40 to 45% की कंट्रीब्यूशन आपको अगले साल रेवेन्यू में देखने को मिलेगी। अब दूसरा इनका जो मेजर प्रोजेक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट है, वो है सोनू लशारी सिंध, जो उनका प्लांट है वहां पर। यहाँ पर अब दोनों कंपनीज जो कि OGDCL और GCIL मिलकर काम करेंगे और उसमें जो गैसेस वगैरह और उस पर मिलकर काम करने से इनकी जो प्रोडक्ट्स जिसमें LPG, CNG और कंडेंसेट वगैरह इनकी प्रोडक्ट्स बनेंगी और उनको GCIL मार्केट में लाएगी। और इस ओवरऑल प्रोजेक्ट को अभी चूंकि स्टार्ट किया गया है और ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीशन जो है फर्स्ट क्वार्टर 2027 में जाकर कहीं कंप्लीट होगा और सेकंड क्वार्टर से इसके रेवेन्यू आपको इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में दिखेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसका तकरीबन 1.5 to 2 बिलियन के आसपास इनकी टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होगी। सिंपल सी मतलब है कि अगर दोनों को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 5 से 5.5 बिलियन रुपीस के टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होगी 2027 के साल में। मतलब कि 2026 के बाद जो 2027 का साल स्टार्ट होगा वो कंपनी के लिए काफी बेहतर साबित होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये रेवेन्यू में इंक्रीज आने के बाद अब जिस तरह एक्सपेंसेस वगैरह लग रहे हैं और अभी भी कैपिटल यूटिलाइज किया जा रहा है अपने ऑपरेशंस के लिए, जो कि एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो वो भी काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। कंपनी में काफी एफिशिएंसी आएगी, कंपनी के पास काफी कैश फ्लो भी मौजूद होगा उस टाइम पर और कंपनी के रेवेन्यू में भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस कंपनी के लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी फ्यूचर वैल्यू को निकालने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं 2026 में, चूंकि 2026 के दिसंबर तक इसकी जो ओवरऑल सिचुएशन रह सकती है वो तकरीबन 8 से 8.5 बिलियन रुपीस की जो इनका टोटल रेवेन्यू रहेंगे। अब 2026 तो कंप्लीट हो गया, चूंकि इनकी कंट्रीब्यूशन 2027 में होगी, 27 के बाद से फिर इसको असल वैल्यूएशन मिलेगी। तो हम ये देख लेते हैं कि 2027 में अगर यही 8.5 बिलियन का इस टाइम का इसका टोटल रेवेन्यू अगर 9.5 बिलियन तक चला जाता है और सेम ऐसे ही 9.5 बिलियन इसके मेन बिजनेस है टोटल रेवेन्यू, और इन दो प्रोजेक्ट से तकरीबन 5.5 बिलियन रेवेन्यू जो जनरेट होगा, ये ओवरऑल इसका 15 बिलियन रेवेन्यू जनरेट होगा यहाँ पर। अभी जो 15 बिलियन रेवेन्यू इसका जनरेट होगा हो चुके, उसके साथ साथ आपको उसमें एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, कंपनी के एक्सपेंसेस भी कम होंगे। लेकिन अगर हम एक्सपेंसेस को यहीं पर रखकर डिसाइड करते हैं कि अगर इसकी जो एक्सपेक्टेड ईपीएस निकल कर आ सकती है 2027 के पूरे साल की, वो निकल कर आ सकती है तकरीबन 10 to 10.5 रुपीस के आसपास। अगर यहाँ पर ईपीएस निकलती है तो इसके साथ ही इसकी टोटल ईपीएस को देखते हुए अगर इसकी फेयर वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 75 to 85 रुपीस तक एट द एंड ऑफ 2027 इसकी फेयर वैल्यू बन सकती है। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एनालिसिस है, तो आप भी अपना एनालिसिस लाजमी कीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही अब आपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो देखे, अगर हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखें तो उससे भी आपको मजीद क्लैरिटी होगी। लेकिन उससे पहले इस टाइम पर आपको फेयर वैल्यू क्या है इसकी पता है? तकरीबन इसी 12 ट्रेलिंग मंथ्स के डाटे को देखते हुए इस टाइम पर इस स्टॉक की प्राइस तकरीबन 28 से 31 रुपीस की फेयर वैल्यू इसकी काउंट की जा रही है। तो यहाँ पर आपके सामने है कि ये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ 2027 ये अपनी फेयर वैल्यू से भी ऊपर प्रीमियम पर ट्रेड कर पाएगा। और सिर्फ यही नहीं, चूंकि इनके एक्सपेंशन, इनके मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होंगे, तो ऑब्वियसली इसका प्रीमियम मजीद इंक्रीज भी हो सकता है। तो ओवरऑल सिचुएशन अब आपके सामने है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स इन्होंने पहले ऑलरेडी अनाउंस किया था कि जो जून 2025 में इनका जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इस टाइम पर इस कंपनी में जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन थी वो इस टाइम पर हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस टाइम पर वो एग्रीमेंट इनका इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा, जो कि इनके एक्सपेंडिचर्स में, इनके जो कॉस्ट वगैरह है उनमें, एक्सपेंसेस में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन ये एक मेजर पॉइंट है कि आखिर इनके डिले की बेसिकली सिर्फ थोड़ा सा कैश की वजह हो सकती है, लेकिन एज सच अभी वर्किंग जारी है। अब इनका जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन दिसंबर के एंड तक जाके, इस 2026 के दिसंबर के एंड तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है। तब तक कंप्लीट होता है या मजीद कोई एक आधा क्वार्टर ले सकते हैं, तो उतने ही ज्यादा इस कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये सबसे पहली मेन बड़ी इन नेगेटिविटी है। लेकिन ये था इनका पहला एक एग्रीमेंट। अब दूसरा एग्रीमेंट, क्योंकि दूसरा एग्रीमेंट इन्होंने अभी कर लिया है, जो कि वो एग्रीमेंट भी काफी बड़ा है, तो उसमें भी अगर आपको ये चीज देखने को मिलती है कि जो 2027 के मार्च तक ये एग्रीमेंट भी कंप्लीट होना है, कि कहीं उसमें भी डिले ना आए। अगर उसमें भी डिले आता है और ये दो मेगा प्रोजेक्ट्स के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर डिले आने की वजह से आपको काफी ज्यादा इसमें एक्सपेंसेस की रेशियो भी देखने को मिल सकती है और इसकी कॉस्ट काफी बढ़ सकती है, जो कि इसकी वजह से जो स्टॉक है वो काफी प्रेशर में आ सकता है। क्योंकि एक गुड साइड के साथ साथ आपको एक नेगेटिव साइड लाजमी याद रखनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप हर चीज से अवेयर रहें। तो इस टाइम पर इस स्टॉक के बारे में आपकी क्या राय है, आपने राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।